नमस्कार साथियों। आज हम लोग संवेगात्मक लब्धि, एक तो होती है बुद्धि लब्धि जो आपकी आईक्यू के आधार पे पहचाना जाता है कि बच्चे में कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है। लेकिन उसके साथ साथ एक होती है संवेगात्मक, मतलब इमोशनल क्वॉशिएंट। यह बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति में इमोशनल क्वॉशिएंट नहीं है वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए जो है सबसे पहले देखेंगे इसका प्रयोग किसने किया था। जॉन मेयर पीटर सेर्वी ने 1990 में इसका प्रयोग करके छोड़ दिया, लेकिन पूर्ण रूप से डेनियल गोलमैन ने 1995 में संवेगात्मक लब्धि और संवेगात्मक विकास के बारे में 2 पुस्तक प्रकाशित करके इसका प्रतिपादक बन गए। तो क्वेश्चन आता है कि संवेगात्मक लब्धि के प्रतिपादक डेनियल गोलमैन है और प्रयोग सबसे पहले यानी 5 साल पहले जॉन मेयर पीटर सेल्वी ने करके छोड़ दिया था, लेकिन विस्तृत रूप से डेनियल गोलमैन ने इसको किया। और इन्होंने ही बताया, डेनियल गोलमैन ने ही बताया कि ये जो संवेगात्मक लब्धि के आधार पर इन्होंने कहा कि महिलाओं में संवेगात्मक लब्धि ज़्यादा होती है। महिलाओं पुरुषों से ज़्यादा जो है संवेगिक रूप से ज़्यादा चालाक होती हैं, ज़्यादा व्यवस्थित होती हैं। परिवार को चलाना हो, चाहे कहीं भी व्यवस्था करना हो। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि कक्षा कक्ष के वातावरण को सुव्यवस्थित करने के लिए, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए महिला शिक्षक ज़्यादा कुशल हैं, पुरुष शिक्षक ज़्यादा कुशल हैं, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें वो ऑप्शन था, उत्तर था कि महिला शिक्षक, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो है नेतृत्व करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब यहाँ पुरुष शिक्षक जो है थोड़ा सा उनको हार्ड लगेगा, लेकिन ये तो माना जाता है कि महिलाओं में जो है समझने, सोचने और कोऑपरेशन करने की भावना ज़्यादा होती है। इसलिए लिंग के आधार पर अगर देखा जाए तो इमोशनल क्वॉशिएंट यानी संवेगात्मक लब्धि महिलाओं में ज़्यादा होती है और पुरुषों में कम होती है। लेकिन वहीं अगर बुद्धि लब्धि देखा जाए, इंटेलिजेंस क्वॉशिएंट अगर देखा जाए, आईक्यू देखा जाए, तो वो दोनों में ये नहीं कहा जा सकता किस में ज़्यादा होगी किस में कम होती है। लगभग दोनों में ज़्यादा भी हो सकती है, दोनों में कम भी हो सकती है, किसी में ज़्यादा किसी में, लेकिन उसमें आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये कि नहीं कहा जा सकता कि हाँ कि पुरुषों में ही ज़्यादा है कि महिलाओं में ही ज़्यादा है। लेकिन इसमें ये कहा जा सकता है कि ये कन्फर्म है कि इमोशनल क्वॉशिएंट जो है महिलाओं में ज़्यादा है। इसीलिए इसको डेनियल गोलमैन ने 21वीं सदी महिलाओं की सदी बताया। और इसमें जो है ये है कि देखिए सबसे पहले बुद्ध शब्द का प्रयोग आप जानते ही हैं कि थॉर्नडाइक जी ने किया था, 1920 में किया था, और वो एक प्रकार से सामाजिक बुद्धि थी। फिर उसके बाद मैस्लो ने किया 1950 में, जो भावनात्मक बुद्धि थी। 1966 बारबरा मूलर ने किया था, फिर ये भी भावनात्मक थी। 1983 में गार्डनर ने बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था, वे संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित थे। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में लोगों को चर्चाएं थी, लेकिन मुख्य रूप से विस्तृत रूप से प्रतिपादन करने का श्रेय जो है डेनियल गोलमैन को जाता है। तो अब संवेगात्मक बुद्धि जिसमें रहेगी ज़्यादा, वह ज़्यादा जो है सफल होगा, सक्सेस होगा। इस आधार पे ये कहा जाता है कि आजकल देख रहे हैं कि इंटरव्यू में या कहीं भी, यानी नहीं कहा जाता इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज है, तो उसमें संवेगात्मक बुद्धि ही ज़्यादा होती है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि ही ज़्यादा होती है। तुरंत क्षणिक निर्णय लेना, तुरंत जो है आप उसको मतलब कंट्रोल करने की क्षमता हो। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि बच्चे के विकास के लिए जो है बस यही माना जाता है कि केवल उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब आईक्यू हो, लेकिन विदेशों में क्या है कि वहाँ ईक्यू को ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि बच्चे की लगाव, रुझान, क्षमता, योग्यता, किसमें उसकी रुचि है, उस आधार पर उसको जो शिक्षा दी जाती है, माहौल दिया जाता है और वहाँ के बच्चे सक्सेस होते हैं। हमारे यहाँ क्या है, पड़ोसी का बच्चा अगर डॉक्टर हो गया तो इनका बच्चा अगर उसमें रुचि नहीं ले रहा है, वो साहित्य में रुचि ले रहा है, डांस में रुचि ले रहा है, किसी खेल में रुचि ले रहा है, लेकिन गार्जियन फोर्स बना करके कहेंगे तुम भी नीट की तैयारी करो, है ना। अगर पड़ोसी का लड़का कोई इंजीनियर हो गया तो तुम कहेंगे कि तुम भी इसकी। तो इस तरीके से मतलब उनकी रुझान, योग्यता, क्षमता, यानी उनके इमोशंस को नहीं देखा जाता है, दबाव बना करके कराया जाता है। पता चलता है कि बच्चा कहीं का नहीं रह पाता और पूरी उसको उसमें उस क्षेत्र में नॉलेज नहीं बना पाता, तो सफलता नहीं मिल पाती। अब हम लोग जानेंगे कि संवेगात्मक लब्धि के
तत्व, कुछ तत्व हैं देखिए, आत्म जागरूकता है, आत्म नियंत्रण, आत्म प्रेरणा, परानुभूत, सामाजिक कौशल है। आत्म जागरूकता से आप देख लें कि जैसे हर व्यक्ति को जिसके अंदर संवेगात्मक लब्धि होगी, वह व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को यानी अपने बारे में स्वयं आत्म मूल्यांकन करेगा कि मैं किस लिए हूँ, मेरा जीवन किस लिए है, मैं क्या सच्चाई है, क्या बुरा मतलब गलत है, क्या अच्छाई है, पूरा अपने जीवन के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में वो हर समय अगर सोचेगा तो वो अपने निर्णय को अच्छी तरीके से लेगा। यानी आत्म नियंत्रण कर लिया जाए, आत्म जागरूकता करने, यानी आत्म जागरूकता नहीं, आत्म अपने को आत्म मूल्यांकन करेगा वो कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरा जीवन किस लिए है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं। यानी अपने समाज में अपने व्यक्तित्व को जो है इस तरीके से व्यवस्थित करेगा तो लोग कहेंगे कि भाई यह व्यक्ति जो है ज़्यादा सफल है। दूसरा है आपका आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आत्मनियंत्रण में होता क्या है कि अगर जिस व्यक्ति के अंदर आत्मनियंत्रण है, स्वयं अपने आप को कंट्रोल कर लिया, वह व्यक्ति सफल है। तुरंत क्रोधित नहीं होना है, तुरंत आवेश में आकर के कोई चीज़ ऐसा निर्णय नहीं लेना है जो हमारे फ्यूचर में हमको गलत है। बहुत सारे लोग हैं गाँव जैसे कहीं भी हैं, झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं, उसका परिणाम नहीं सोचते हैं। या आप देखें अरविंद केजरीवाल को किसी ने चाटा मारा था, बीजू पटनायक के ऊपर किसी ने जूता फेंक दिया था, लेकिन वो लोग मतलब अपने को आत्मनियंत्रण कर लिए और वो सफल हुए। जो व्यक्ति अपने को आत्मनियंत्रण कर लेगा, आत्मनियंत्रण करना और आत्म जागरूकता करना, ये सारी चीज़ें जो हैं संवेगात्मक लब्धि के तत्व या कारक कहे जाएंगे। जिनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं उनके अंदर संवेगात्मक लब्धि होती है और वो व्यक्ति सफल होते हैं। अगला आत्म अभिप्रेरणा। आत्म अभिप्रेरणा को तो जो है संवेगात्मक लब्धि का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय। इसको हृदय कहा जाता है क्योंकि जिसके अंदर आत्म प्रेरणा नहीं हो सकती वह व्यक्ति कभी सफल ही हो नहीं सकता। किसी भी हमको काम को करने के लिए भाई हमें अपने अंदर जो है एक तरीके से मोटिवेशन जब तक नहीं होगा, हमारी उसमें रुचि नहीं होगी, हम उस कार्य को कर नहीं पाएंगे। इसलिए में आत्म प्रेरणा भी व्यक्ति के लिए जो है यानी संवेगात्मक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस व्यक्ति में संवेगात्मक आत्म प्रेरणा नहीं है, संवेगात्मक लब्धि नहीं हो सकती। तो आत्म प्रेरणा भी दो प्रकार की, एक बाह्य प्रेरणा होती है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है। अब इस जिस व्यक्ति के जैसे कि नहीं कहते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, आई कैन डू इट। प्रतिदिन आप 3 बार 4 बार इस वाक्य को लिखें कि भाई मैं इसको कर सकता हूँ, कर लूँगा। जैसे आप देखें अरुणिमा सिन्हा का उदाहरण लें कि वो लड़की ट्रेन में सफ़र करती रहती है और उसको रास्ते में कुछ गुंडे जो है छेड़ते हैं और विरोध करती है और उसको गुंडों उसके साथ गलत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं कर पाते, वो लड़ जाती है और उसको क्या करते हैं कि ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। रात भर ट्रेन आती जाती रहती है, ट्रेन के साइड में जो है पटरी के साइड में वो पड़ी रहती है। सुबह जब होती है तो कुछ ट्रेन के वर्कर्स जो है उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। पता चलता है कि उसके 2 दिन बाद होश आती है और उसका दोनों पैर कट जाता है और 2-3 साल के बाद जब वो ठीक होती है तो उसके बाद उसके मन में विचार में आता, वो सोचती है कि मैं क्या करूं कि मेरा नाम हो, मतलब कि मेरे पैर नहीं, आर्टिफिशियल पैर लगा दिया जाता है। फिर भी वो सोचती है कि मैं माउंट एवरेस्ट जो है फतह करूँगी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूँगी। तो सभी लोग हंसते हैं, कहते हैं अरे ये असंभव है, तुम कर ही नहीं सकती। लेकिन उसके अंदर ये आत्म प्रेरणा रहती है कि क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं चढ़ सकती हूँ। उसके अंदर ये मन में धारणा रहती है, विश्वास रहता है और वो जाती है बजेंद्री पाल जी से मिलती है, उनसे कुछ ट्रेनिंग लेती है, उनसे टिप्स लेती है, बहुत सारी कोचिंग्स वगैरह लेती है और करने के लिए जब वो चढ़ती है माउंट एवरेस्ट पे तो कुछ शेरपा होते हैं जो उनके साथी उनके साथ साथ चलते हैं, भोजन लेकर के, पानी लेकर के, बहुत सारी चीज़ें लेकर के सहयोग के रूप में। तो जब उनके दोनों पैर टूट जाते हैं, ब्लड आने लगता है, ऊंचाई पे पहुंचने वहाँ सांसें भी थमने लगती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लोग कहते हैं कि मैडम चलिए अब नहीं, आपसे बस करना ही है, लेकिन वो कहती नहीं मैं इसको करूँगी। और करके जब वहाँ पहुँचती है माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई पर तो ये एक वाक्य कहती है, वाक्य क्या कहती है कि मनुष्य कभी शरीर से विकलांग नहीं होता, वह अपने दिमाग से विकलांग होता है। बहुत बड़ी चीज़ है ये बात। तो इसलिए आत्म अभिप्रेरणा को
संवेगात्मक लब्धि का जो है हृदय कहा गया। दूसरा परानुभूति। परानुभूति क्या होता है कि हम दूसरे के दुख दर्द को समझें, दूसरे का सहयोग करें, दूसरे की समस्याओं को समझते हुए उनका सहयोग करना, है ना, दूसरों को दुखों के बारे में हालचाल पूछना, ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर इमोशंस हो, हम सोचें कि भाई अब क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके से चीज़ें हो जहाँ हम हर चीज़ को समझते हुए, हर बात को समझते हुए कार्य को करें। समाज में या जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, लोगों के मन में ये होगा कि भाई नहीं, हर परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए अपने कार्य को करना, उसको जो है परानुभूति या दूसरों की सेवा, दूसरों को सहयोग करना परानुभूति। सामाजिक कौशल बड़ी चीज़ है कि समाज में रह करके आप देखेंगे कि सामाजिक कौशल मतलब कि आत्म निर्णय लेने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, किसी के साथ मिल करके कार्य करने की क्षमता, तो सामाजिक कौशल कहा जाए कि समाज में रह करके, आप सोसाइटी में रह करके कोई भी पर्व है, कोई भी किसी के यहाँ कुछ भी कोई कार्य है, उस कार्य को आपके अंदर संवेगात्मक, आप संवेगिक रूप से होंगे, इमोशंस आपके होंगे, तभी आप उनके दुख दर्द को समझ करके, जहाँ कोई अभी गाड़ी रुक गई तो वही धक्का लगाना, किसी ठेला वाला सामान लेके जा रहा है नहीं चढ़ा पा रहा है किसी ओवर ब्रिज पे तो है धक्का मार। तो सामाजिक कौशल मतलब कि समाज में कुशलता आपकी हो। जो व्यक्ति सामाजिक कौशल होते हैं, राजनीति में इसका बहुत बड़ा योगदान है कि राजनीति में भी सामाजिक कौशल लोग ही सफल होते हैं, जो लोग दूसरों के दुख दर्द को समझ करके सहयोग करते हैं। अब हम देखेंगे समाज संवेगात्मक लब्धि के कुछ प्रतिमान हैं, यानी मॉडल्स हैं। क्या है ये? इमोशनल क्वेश्चंस के मॉडल्स हैं। योग्यता आधारित मॉडल। पहला, संवेगों को पहचान करने की योग्यता, विचार करके संवेगों का प्रयोग करना। तीसरा, समझने की योग्यता। चौथा, संवेग प्रबंधन करने की योग्यता। ये इसमें चार हैं, यानी योग्यता आधारित में चार हैं, फिर उसका गुण आधारित है, फिर उसका मिश्रित आधारित है। तो हम देखेंगे पहले संवेगों को पहचान करने की योग्यता। संवेगों को पहचान करने की योग्यता क्या है कि हम किसी के संवेग को पहचान कर लें कि वो हमारे साथ जो व्यवहार कर रहा है, दिखावा तो नहीं कर रहा है, यानी वो हमारे साथ जो उसका व्यवहार है ऐसा तो नहीं कर रहा है कि हमारा हमसे नमस्ते कर रहा है, बाद में पता चल रहा है कि अरे यार मज़ा ले रहा है, पर चरण स्पर्श कर रहा है मज़ा ले, यानी उसको संवेगों को पहचान करने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब उस किस वे में, किस इमोशंस में हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, तो उस तरीके से जिसके अंदर ये योग्यता होगी उसके ये योग्यता आधारित है संवेगों को पहचान करने की योग्यता। विचार करके संवेगों का प्रयोग करना। हम ये भी जानेंगे कि अपने विचार को कैसे जो है प्रस्तुत करें, यानी कि हम वहाँ पे सफल हो जाएं, यानी संवेगों का प्रयोग करना, अपने संवेगों को, अपने विचार का प्रयोग करना, नहीं विचार करके हम संवेगों का प्रदर्शन करें। या कोई ऐसा विचार कह रहा है कि हम पहले उसकी बातों को सुने, यानी अच्छा वक्ता वही माना जाता है जो अच्छी तरीके से किसी बात को सुनता है। तो इस तरीके से भी विचार करके संवेगों का प्रयोग करना। समझने की योग्यता, हम किसी चीज़ को समझें, सोचें, तर्क करें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो वो संवेगात्मक लब्धि की योग्यता है कि किसी चीज़ को समझ करके हम उसका प्रयोग करें। संवेग प्रबंधन की योग्यता, वही सब चीज़ें हैं कि हम संवेगों का प्रबंधन करें, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे भाव हैं, जो हमारी रुचियाँ हैं, योग्यता है, क्षमता है, इन सारों का प्रबंधन करके हम उसका प्रयोग करें। तो गुण आधारित योग्यता, गुण आधारित योग्यता में आप देखेंगे कि जो गुण आधारित योग्यता होती है कि किसी भी व्यक्ति को के व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो है संवेगात्मक लब्धि बहुत ज़रूरी है। जब तक उसके अंदर संवेगात्मक लब्धि नहीं होगी तब तक उसका व्यक्तित्व नहीं निखरेगा। तो व्यक्तित्व को नहीं, गुण उसके अंदर होगा तो संवेगात्मक लब्धि होगी। तो मिश्रित आधारित, यानी योग्यता आधारित और गुण आधारित दोनों योग्यताएं होंगी। अगला है संवेगात्मक लब्धि का सूत्र। अब देखेंगे कि उसमें जब था, आप पढ़े होंगे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र IQ जो था उसमें था IQ, अगर आप पढ़े होंगे IQ यानी बुद्धि लब्धि पढ़े होंगे तो वो था आपका क्या था, मानसिक आय अपान वास्तविक आय इंटू 100। लेकिन यहाँ जो आपके संवेगात्मक लब्धि का सूत्र जो है वो है भावनात्मक स्थिरता अपान मानसिक आय इंटू 100 है। इसे आप याद रखें। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका
संवेगात्मक लब्धि का जो सूत्र है इसका प्रयोग किसने किया? कीथ विस्ले ने किया था। किसने किया था? कीथ विस्ले ने किया था। कीथ विस्ले ने इसके। अच्छा, मापन के बारे में अगर कभी कोई पूछता है, इसका मापन किसने किया था? मापन किया जॉन मेयर पीटर सिल्वे ने किया। जॉन मेयर पीटर सेल्वी ने इसका मापन किया था। तो इन्होंने, और जिस व्यक्ति के अंदर संवेगात्मक लब्धि होगी वह कुशल होगा, हर जगह सफल होगा, निर्णय लेने की क्षमता होगी, चिंतन करने की क्षमता होगी, सफल होगा। मतलब कि जीवन में सफलता के लिए जो आपकी IQ है, बुद्धि लब्धि के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि संवेगात्मक लब्धि का भी होना। विदेशों में संवेगात्मक लब्धि के आधार पे ही आज देखें चीन, जापान, जितने भी वहाँ संवेगात्मक लब्धि पे ही ज़्यादा फोकस दिया जाता है। हमारे यहाँ के पाठ्यक्रम में जो है पढ़ने में हम लोग क्या होता है कि अपने बच्चों को या अपने पूरे ऐसा बना दिया गया सिलेबस ही कि केवल IQ पे बच्चा आया स्कूल से, गार्जियन भी यही पूछता है कि बेटा क्या आज कितना नंबर तुम्हारा है, कौन से सब्जेक्ट पढ़े तुम, है ना, कि टेस्ट हुआ था, कितने लड़के तुमसे ज़्यादा नंबर पाए थे, 90 से अबव आया था तुम्हारा कि 90 से कम आया था, अगर कम आया तो डांट पड़ेगी। यानी बच्चे को केवल बस वही कि वो हो जाएगा। हम उसको नहीं पूछते बेटा आज किसका सहयोग किया, किसी की सहायता की, है ना, किसी उन्हीं उनके इमोशंस को हम लोग नहीं कर पाते। बस उसको केवल जो है एक तरीके से ये बना देते हैं कि वो बच्चा जो है हर समय मतलब कि एक उसके अंदर होड़ लगी रहे कि बस हमको आगे जाना है, लेकिन सामाजिक रूप से या भावनात्मक रूप से जो उसकी सोच है उसका विकास हम लोग नहीं करते हैं। बस केवल बुद्धि के विकास करने के साथ साथ यही होता है कि आज जो अवसाद का कारण बन रहा है, जो डिप्रेशन का कारण बनना, बस यही वजह है कि हम लोग केवल IQ पे फोकस कर रहे हैं। लड़के का नंबर अच्छा नहीं आया, सुसाइड कर ले रहा है, लड़की का अच्छा नंबर नहीं आया, पता चला डिप्रेशन में चले जा रही हैं। नौकरी को जॉब से जोड़ करके अगर देखा जाए तो वहाँ डिप्रेशन बहुत बड़ा होगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप मेहनत कर रहे हैं, क्या होता है, जैसे जितने भी सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, चाहे कक्षा 1 से लेकर के 10 तक देख लें, या मान लीजिए 5 तक देख लें, या 5 से लेकर 8 तक, 6 से 8 तक देख लें, क्या जो सिलेबस बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं या बच्चे क्या उसको पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, या आप हाई स्कूल में देख लें कि आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। वही बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं, JEE मेंस की तैयारी करते हैं, फिर वही बुक्स हाई स्कूल से लेकर के इंटर की बुक्स को फिर रिपीट करते हैं 2 साल 4 साल तारा, उसी को में से आता है। और जो बच्चे पढ़ाई के समय उस सब्जेक्ट को पूरा लर्न कर लेते हैं, वो बच्चे तुरंत साल 2 साल में सफल हो जाते हैं। यही वजह होती है। जैसे देखेंगे बड़े बड़े जो अच्छे मतलब कोचिंग सेंटर्स में या जहाँ भी जो बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं, जो अपने शुरू से ही जब पढ़ते समय ही पूरे सिलेबस को पढ़ डालते हैं, तो वो भी बच्चे जो है बड़े बड़े UPSC कंपटीशन हो गया, या इंजीनियरिंग का, या मेडिकल का हो गया, बैंकिंग का हो, तो उस कंपटीशन को उनको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। उन तैयारी वही बच्चे करते हैं, डिग्री तो लेते जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब उन्हें नौकरी की वो होती है, जैसे पता चल गया कि MSc कर लिए, PhD कर लिए, MAd कर लिए, है ना, पता चले LLB कर लिए, LLM कर लिए, लेकिन फिर जब कंपटीशन के क्षेत्र में जाना होता है तो उनको लगता है अरे यार यहाँ तो एक अलग माहौल है, ये तो अलग चीज़ें हैं, फिर उनको शुरू से पढ़ना पड़ता है। तो अगर जो बच्चा शुरू से ही जब पढ़ रहा है, शुरू से पूरा अपने सिलेबस को पढ़ ले, हम तो ये कहते हैं कि जो बच्चा 5 में पढ़ रहा है वो इतनी क्षमता रखे कि हम कक्षा 4 वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो बच्चा 10th में पढ़ रहा है वो इतना क्षमता रखे कि हम 9th वाले को पढ़ा सकते हैं। जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है वो सोचे हम इंटर वाले को पढ़ा सकते हैं। अगर इतनी क्षमता जिस बच्चे में हो जाए, विशेषकर स्टूडेंटों में, तो बच्चे अवश्य सफल होंगे। बस कमी क्या होती है कि टीचर अच्छा पढ़ा दें, ये कई पक्ष जिम्मेदार नहीं, गार्जियन भी जिम्मेदार होते हैं, कहीं न कहीं टीचर भी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा माहौल भी नहीं होता, अच्छी बुक्स भी नहीं आती, और बच्चे तो भाई बच्चे होते ही हैं, उनका वही होता है कि बस किसी तरीके से सीरीज़ से किस तरीके से मैं इधर उधर से नोट्स बना के, या वो देख लेते हैं कि जो अभी 2023 चल रहा है, पता चला कि जो 2021 में आया था 22 में नहीं आया तो 23 में आएगा,
फिर 2000 ऐसे करके मतलब 1 साल छोड़ करके वो गेस मार लेते हैं, पूरा आंसर पेपर उठाते हैं और गेस मार मार करके उनको लगता है बस ये क्वेश्चन आएगा। पता चला 20 क्वेश्चन उसमें से पढ़ लिए, 15-10 क्वेश्चन पढ़ लिए, और उसमें से पता चला 4-5 क्वेश्चन फंस जाएंगे और उसी से वो पास जाते हैं। पूरी चीज़ की तैयारी वो करते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए बच्चों के लिए कि कम से कम जो भी पढ़ें उसको तन मन धन से पढ़ें और इमोशनली पढ़ें। और संवेगात्मक लब्धि का टॉपिक चूँकि एग्ज़ाम की दृष्टि से प्लस अपने सामाजिक जीवन में अपने जीवन को व्यवस्थित करना भी जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। हर व्यक्ति के अंदर, हर बालक के अंदर संवेगात्मक लब्धि का होना बहुत ज़रूरी है और सामूहिक रूप से अपने को व्यवस्थित करके जीवन में सफल हों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।